तो जैसे कि हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस मैंने बताया, आप लोग जैसे कि समझे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे। इकोनॉमिक इज सबसेट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं ना। क्या इकोनॉमी क्या है, थोड़ा सा समझ जाइए। इकोनॉमी अगर ये सर्किल होगा ना तो इकोनॉमिक्स ये सर्किल होगा। है ना। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब कि अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग इकोनॉमी है। क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, एक वस्तु एवं सेवाओं जैसे है आपका, तो उसका कैसे उत्पादन होगा, कैसे उसका वितरण होगा, कैसे उसका उपभोग होगा, तो उन सब चीजों का डिटेल उसमें अध्ययन किया जाता है। और इकोनॉमी क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन का, एक ज्योग्राफिकल रीजन का, एक स्टेट का, एक नेशन का होल रिसोर्सेज जितना भी है उसका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि ग्रेटर गुड हो सके, है ना, कि बेहतर से बेहतर उसका सर्वोत्तम मतलब कि लाभ मिल सके। क्योंकि हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है और रिक्वायरमेंट्स तो अनलिमिटेड है, लोगों की इच्छाएं तो अनंत है। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे उसको संतुलित किया जाए, वो चीजें आपको उसके तहत अध्ययन किया जाता है ना। किसमें, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों तो थोड़ा सा का अंतर है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी, ये आप मुझे लगता है कि आप जान चुके होंगे। अब क्या है कि हम ना इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बेसिस पे हम इसको 5 पिलर्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, आर्थिक क्रियाएं, उसके आधार पर इकोनॉमी को 5 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। आपका पहला हो जाता है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद क्वार्टरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्वीनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र। ठीक है। अब आपका क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेस है आपका, वो नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब कि जैसे होता है ना मेटल्स, वो सब जितने भी एलॉयज हैं, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, सॉरी वो तो आपका उसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। ये चीज जैसे कि एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, उस नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है आपका वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। वो नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है आपका रिलेटेड एक्टिविटीज है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पशुपालन है, वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है ना। क्योंकि पशुपालन में आप मतलब कि वो जो भी हमारा मवेशी है उनको हम तो चारा देते हैं, वो तो नेचुरल रिसोर्सेज उससे रिलेटेड एक्टिविटी हो गया। तो वो हमारा तो फसल वो जो होता है वहां से देते हैं ना, घास जिसे हम इसमें मतलब कि हम लोग तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम लोग से बेहतर कौन जानता होगा। तो वो आपका एनिमल हस्बेंड्री किसमें आ जाएगा, पशुपालन क्षेत्र किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। माइनिंग आपका खनन क्षेत्र क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित एक्टिविटी, पृथ्वी जो है ना हमारा पृथ्वी माँ, उनसे संबंधित एक्टिविटीज, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ऐसे समझिए हमारे पृथ्वी जो है उनसे डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करके जो एक्टिविटीज किया जाता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में हो जाता है। एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, माइनिंग हो। उसके बाद क्या आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। इसमें आपका क्या होता है कि रॉ मटेरियल को एक मेथड के तहत दूसरे चीजों में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा, तो उसको हमने क्या किया, एक मेथड के तहत, साइंटिफिक मेथड के तहत उसको प्रोसेसिंग करके हमने किसी अलग रूप में कन्वर्ट किया, तो वो आपका किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का ही ले लें, तो एग्रीकल्चर से हमने मतलब कि मक्का तैयार किया, ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रोसेसिंग करके हम कोई अलग फूड प्रोडक्ट बना लिए, है ना। जैसे कुरकुरे है, तो कुरकुरे क्या है हमारा, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, फसल के रूप में जो हमारा खाद्यान्न सामग्री है, उनको प्रोसेसिंग करके फिर से हमने वो प्रोडक्ट बनाया, कुरकुरे बनाया, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रोसेस के तहत, प्रोसेसिंग के तहत, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के तहत अलग पदार्थ में कन्वर्ट करना। जब वो कन्वर्जन की बात आ जाए ना, कन्वर्जन यानी कि रॉ प्रोसेस के तहत रॉ मटेरियल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया आपका,
उसके बाद कंप्यूटर सेक्टर हो गया आपका, कंप्यूटर सेक्टर में हार्डवेयर जितना भी है आपका, उसके बाद मोबाइल फोन हो गया आपका, टेलीविजन हो गया, जितने भी ये चीजें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग की जो भी चीजें हो जाएंगी आपका सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। फूड प्रोसेसिंग हो गया आपका, जैसे आपका खाद्यान्न सामग्री है उसको प्रोसेसिंग करके अलग चीज में कन्वर्ट करना, वो आपका फूड प्रोसेसिंग हो जाता है। हमारे देश में तो फूड प्रोसेसिंग के लिए एक मिनिस्ट्री बना हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आपको मालूम होगा शायद आप सबों को। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर उसके बाद आ जाता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मतलब जिसमें सेवा प्रदान किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके तहत क्या आ जाएगा आपका, सेवा से ही तो आपको क्लियर ही है सेवा मतलब क्या, सेवा मतलब सेवा। अब इसमें आपका बैंकिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, होटल हो जाएगा, और भी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही एग्जांपल लिख पाया हूं। तो बैंकिंग में क्या होता है, आपका पैसा है ना, आप वहां जमा करते हैं, या फिर दूसरा भी मटेरियल जो वो प्रेशियस मटेरियल जैसे कि गोल्ड है, आप वहां जमा करते हैं, तो फिर आपको वो जमा करते हैं, तब उसके बदले इंटरेस्ट आपको मिलता है। फिर जरूरतमंद लोगों को, बिजनेसमैन को, जिससे होम लोन लेने वाले को, या फिर अदर कोई भी लोन, कार लोन, जो भी लोन लेने वाले हैं, फिर आप जो पैसा जमा किए उसको फिर उसने उसको दे दिया, तो एक सर्विस प्रोवाइड करने का काम हुआ। आपको बदले में इंटरेस्ट मिला, उनको फिर लोन मिला, तो आपका एक बैंकिंग सर्विसेज सेक्टर में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, परिवहन में क्या होता है, चीजों को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखा जाता है, चाहे गुड्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे जो भी हो, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह रखा जाता है। जैसे रेलवे, रेलवे हो गया आपका, एयरलाइंस हो गया, वाटरवे हो गया, ये जितने भी चीजें, रोडवेज हो गया, रोडवेज में है ना, तो ये जब जैसे हमारा ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब जो किस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कर, किस चीज काम करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्विस सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। होटल, आपका होटल भी समझ ही रहे होंगे, आपका टर्शियरी सेक्टर। देखिए जनरली क्या है कि मैंने ऐसा महसूस किया है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे मात्र तीन खंडों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसे 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और वो क्या है, एक क्वार्टरनरी सेक्टर आ जाता है, एक क्वीनरी सेक्टर आ जाता है। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि 3 सेक्टर्स में ही डिवाइड किया गया है। तो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, चतुर्थ क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इसमें आपका इंटेलेक्चुअल्स लोग जो भी होते हैं वो आपका इस सेक्टर के आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखिए उसका भी तो एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्या है आपका, शोध एवं विकास, ये आपका एक प्रकार से क्या है, साइंटिफिक वर्क है, इंटेलेक्चुअल वाला वर्क है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ना, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, अब जैसे अपने देश में DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां भी जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं, तो वो किस सेक्टर में, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो किस सेक्टर में आ जाएगा, वो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाएगा। IT प्रोफेशनल्स हो गए आपके, है ना, साइंटिस्ट हो गए, तो ये सब आपका क्वार्टरनरी सेक्टर यानी चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स का ये सेक्टर है क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर पंचम क्षेत्र, लास्ट हो जाता है इसका सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें हाईएस्ट लेवल का डिसीजन मेकिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑफिशियल्स में लीडर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही होंगे, उसमें हाईएस्ट लेवल का डिसीजन मेकिंग जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्संस हैं वो आपका इस सेक्टर के पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन भी का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है ना, उनका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उनके डिसीजन का, उनके पोजीशन का। तो इस प्रकार हम इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम 5 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, ठीक है। ये चीजें आप मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे, और ये चीज इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी भी समझ ही चुके होंगे। ब्रॉडली इकोनॉमी इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि कभी उस समय मैं कहा था कि इकोनॉमी को हम 7 पिलर्स में डिवाइड करके हम आसानी से समझ सकते हैं, तो फिर ये इकोनॉमी को फिर ये 5 सेक्टर्स कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग आधार पर हम ना डिवाइड करते हैं। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसे मैं लिख दूं या फिर समझने के लिए आप समझ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम 5 सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। और उधर क्या था आपका 7 पिलर्स, तो ब्रॉडली है, मैं आप मानकर चलिए, मैं चीजों को मुश्किल नहीं होने दूंगा, ठीक है। वो 2 से 3 ही डिवीजन इसका होगा,
उसके बाद इसका नहीं होगा, आप इसी में पूरा इकोनॉमी आपका आ जाएगा। ज्यादा है कहाँ आपका, एक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जिसमें 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और उस एक शुरुआत में मैंने इकोनॉमी को 7 पिलर्स में डिवाइड किया था। तो उसी पिलर्स में एक पिलर ये था ना आपका कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, तो उसके तहत ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आ गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा वो चिंता की बात नहीं है कि चीजें मुश्किल लग रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसे आसान बनाऊंगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मेरा अपना इनोवेशन है, आपको ये इकोनॉमी समझने में आसानी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। इसे मैं हटाता हूं। अब ना एक है कि आपका इकोनॉमिक्स को मैं थोड़ा सा इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, थोड़ा सा इसे समझ लें। इकोनॉमिक्स, उधर तो मैं इकोनॉमी बता रहा था ना, आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को जान लें, ज्यादा इसका है नहीं, बस एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है आपका, बहुत आसान है इकोनॉमिक्स, बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है कि आसान है। आप अगर इसे मतलब कि दिल से अगर मतलब कि पढ़ना चाहें ना, यदि इसे मैं जैसे बता रहा हूं, तो आप अगर मैं जैसे बता रहा हूं उसके आधार पर अगर आप पढ़िएगा, उसके बाद फिर आप बुक पढ़िएगा, तब चीजें आपको आसानी लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल मैं बता दिया तो इसी आधार पर आपको इसी से सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। बस मैं आपको कैसे बुक में लिखी हुई चीजें कैसे आसानी से समझ आए, है ना, क्योंकि बुक में बहुत चीजें ऐसी बातें नहीं लिखी होती है आसान शब्दों में, तो मैं उसे आसान शब्दों में बता रहा हूं, बाकी आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे इसे हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसे क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए क्या है कि जैसे कि ये चीजें मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था कि विद्वान बनना अलग बात है और एग्जाम फाइनली क्वालिफाई करना अलग बात है, ठीक है। तो अगर आप चीजों को डीप में समझने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपका बहुत चीज छूट जाएगा, ऐसे में एग्जाम क्वालिफाई करने में मुश्किलें आ जाएंगी। मैंने क्या किया, ये तो मैं आपको बता ही दिया था पिछली कक्षा में कि मुझे ऐसा क्यों ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं चीजों को डीप में समझने लगा था, है ना। हालांकि अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन जो चीजें मुझे समझने में इतना साल लग गया, मैं चाहता हूँ कि आप उसे अभी समझ जाएं, तो शायद आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। तो क्या है ना कि मैं ये कहना चाह रहा था कि इकोनॉमी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको ये हमें देख लेना है कि एग्जामिनेशन में इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स से मैंने चर्चा किया, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स दोनों मोरलेस सेम ही है, तो उसमें क्या है कि 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बिहार एसआई के अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन, मेंस की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और भी एग्जाम होगा, बीपीएससी का सिविल सर्विसेज हो या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी एग्जाम हो, जहां जनरल स्टडीज में पूछा जाता हो, जहां इकोनॉमी पूछा जाता हो, जनरल इकोनॉमी पूछा ही जा रहा है, तो उसमें क्या 14 से 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो उसमें हमको देखना है कि एक सेक्टर में कितना हिस्सा पड़ रहा है। अगर हम इकोनॉमी को 7 पिलर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पिलर पे कितना हिस्सा गया उसका, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना हो, दूसरा सेक्टर से हो जाए। तो यदि 14-15 क्वेश्चन, तो एक सेक्टर में आपका कितना हिस्सा पड़ा, मैंने एक सेक्शन में जैसे जो तरीका मैंने अपनाया उसके आधार पे, जैसे कि 7 पिलर्स में, जैसे मान लीजिए मॉनेटरी मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट, तो मॉनेटरी मैनेजमेंट हिस्से में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3। तो हमें हमेशा दिमाग में ये माइंड मेकअप रखना है कि इसको इस तरीके से पढ़ना है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। तो अब हमारा क्या दृष्टिकोण होगा कि हम उसमें हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हाईएस्ट इंपॉर्टेंट का जो चीज है उसे हम पढ़ेंगे, है ना, जो मोस्ट रेलेवेंट है उसे हम पढ़ेंगे, ना कि जो केवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ये चीजें पूछी जाती हैं,
लेकिन आप अब मुझे ये बताइए कि क्या कभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ कब से कब तक गवर्नर रहे, या फिर सीडी देशमुख साहब कब से कब तक गवर्नर रहे? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं है। तो हमें क्या है कि रेलेवेंट चीजें पढ़नी है ना, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़नी है। एक और मैं एग्जाम्पल के तहत बता देता हूं आपको, जैसे गाना गाना क्या है, गाना गाना इंपॉर्टेंट चीज है, गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि अवार्ड भी दिया जाता है, जो इस फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन आप बताइए कि इस जगह पर मैं अगर गाना गाने लगूं तो क्या रेलेवेंट होगा? नहीं होगा। इस ये जगह क्या है, मतलब कि ये पढ़ाई लिखाई की है, मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो रेलेवेंट है, ये पढ़ाना लिखाना यहाँ पे रेलेवेंट है, लेकिन गाना गाना इंपॉर्टेंट है बट इरेलीवेंट है, यहाँ इस जगह के लिए इरेलीवेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है, हमें वही चीज पढ़नी है। तो जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बोला उसके हिस्से पढ़ा, तो इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देना है, रेलेवेंट चीजों को ही जानना है। ये चीजें कैसे पता चलेगा कौन रेलिवेंट है? तो जब आप उसको 20 गहराई में थोड़ी थोड़ी समझने लगेगा तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि क्या रेलेवेंट है और क्या छोड़ने लायक है ना। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है ना, क्या पढ़ना है, ये तो जरूरी है ही, ये भी जरूरी है कि क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो मैंने इकोनॉमिक्स को ये 2 सेक्टर में ये डिवाइड किया गया है। ये इकोनॉमिक्स कोई विद्वान इकोनॉमिस्ट ने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। माइक्रोबायोलॉजी आप लोग जानते होंगे, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जितने भी होती हैं उन चीजों का स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो शब्द का मतलब ही होता है सूक्ष्म। वो क्या है, वो स्पेसिफिक चीजों का ही स्टडी करेगा, उसको बाकी चीजों की बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम मैक्रो शब्द का मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, बृहत। अब माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बृहत में क्या हो जाता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। अब जैसे कि जनरल फिजिशियन अगर डॉक्टर होंगे तो वो एक तरह से क्या होते हैं, मैक्रो परफॉर्मेंस निभाते हैं। वो क्या है, ऐसा नहीं है कि वो केवल वो माइक्रो लेवल पर केवल वो एक ही चीज देखेंगे, वो ब्रॉडली सारी चीजों को देखते हैं। तो उसी प्रकार हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि सभी चीजों को कवर करता है। इसमें क्या हो जाता है आपका, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब कि देश जो है ना, अपना देश या फिर कोई भी देश, उसका ग्रोथ भी होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और इन्फ्लेशन भी मैनेज्ड रहना चाहिए, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहना चाहिए। तो वो सब चीजें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र में।